सो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। ये हैं सारे सिलेबस में से कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसीव्ड। ये फर्स्ट चैप्टर जो एनपीओ का चैप्टर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उस चैप्टर का क्वेश्चन है 2 ऐसे एग्जाम्पल बताइए जिनको बैलेंस शीट में शो करते हैं कि कैपिटल रिसीप्ट कहाँ होती हैं शो, बैलेंस शीट में। फर्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस है, कोई भी मेंबर है वो 1 टाइम पे करता है और लाइफ टाइम के लिए वो पैसा, वो अमाउंट यूज होता है। सेकेंड है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड एक स्पेशल फंड होते हैं विच इज़ टू बी यूज फॉर दैट स्पेशल पर्पस, उसको सिर्फ उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। सो दीज आर 2 आइटम्स, एंड लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडोमेंट फंड, और भी इनके साथ लेगेसी है और स्पोर्ट्स फंड हैं कई, वो इसी में एंडोमेंट फंड में ही आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ शो होती हैं, बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जो भी आता है वो कैपिटल नेचर का रिसीप्ट है या आपकी पेमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज अकाउंटिंग जो पार्टनरशिप के बेसिक्स जो चैप्टर हैं उस चैप्टर का क्वेश्चन है कि आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो उसमें क्या शो किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर से रिलेटेड एक नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं या जितने भी एडजस्टमेंट है कि जो पार्टनर्स को देना है फर्म को और जो फर्म को मिलेगा पार्टनर से, दैट इज़ टू बी शोन in profit and loss appropriation. Here we have been asked for debit side only. Debit side में क्या आता है कि फर्म का अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. इट्स ऑल्सो एन अकाउंट ऑफ नॉमिनल टाइप, कि नॉमिनल टाइप का अकाउंट है ये, तो इसमें सभी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस डेबिट साइड और सारी इनकम जो फर्म को होने वाली है वो क्रेडिट साइड. सैलरीज पार्टनर्स को दी जानी है, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो फर्म बचा के फ्यूचर की नीड्स के लिए रखना चाहती है, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ के, वो रिजर्व का पैसा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस अगर प्रॉफिट का बचता है तो दैट इज़ ऑल्सो टू बी ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आई थिंक these 2 questions are very clear to you all. Now this question is profit calculation method at the time of death of a partner. Students, all the questions are very important for your exams point of view, कि फाइनल एग्जाम में से पूरा कंप्लीट जो थ्योरी है हमारी बुक की उसके सारी थ्योरी के नोट्स हैं ये, जितने भी थ्योरी क्वेश्चन है. और ऐसा नहीं है ओनली वी आर डूइंग ओनली फॉर थ्योरी पर्पस. जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चंस आते हैं ना, दे कैन ईजिली अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आल्सो. सो ध्यान से सुनना, जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं डेली बेसिस पे उतने क्वेश्चन उसी दिन आप अगर ये लर्न कर लेते हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा ये एग्जाम में. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन प्रॉफिट कैलकुलेशन मेथड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका प्रॉफिट शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो ये क्वेश्चन है. कि अगर किसी पार्टनर की डेथ जो ईयर आपका फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसके बीच में ही हो जाती है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और यू कैन से एग्जीक्यूटर है, उसको जो प्रीवियस बैलेंस शीट है उस डेट तक, प्रीवियस बैलेंस शीट जो आपकी बनी हुई है और जब उसकी डेथ होती है उस डेट तक के प्रॉफिट्स का प्राप्त करने का पूरा अधिकार होता है. कि कोई भी पार्टनर जिसकी डेथ होती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जब तक वो पार्टनर्स अलाइव था, जब तक वो जीवित था, उस टाइम तक, उस टाइम पीरियड तक, उस डेट तक का प्रॉफिट मिलने का अधिकार है. फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज 2 मेथड. फर्स्ट मेथड इज ऑन टाइम बेसिस. टाइम बेसिस पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इस मेथड में पिछले ईयर्स के जो प्रॉफिट्स हैं उनके एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लेते हो. देन यू हैव टू सी जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो उस साल में कितने महीने वो पार्टनर रहा है और उन एवरेज प्रॉफिट में से उसके जो प्रॉफिट शेयर है
उस प्रॉफिट शेयर में से उसका कितना इस साल उसको प्रॉफिट दिया जाना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर दिस वी कैन कोट एन एग्जाम्पल ऑल्सो। सपोज हमारे पास 4 ईयर्स के प्रॉफिट हैं 14, 18, 16 एंड 6000, और इसके लिए हमने क्या किया, पहले 4 ईयर्स का एवरेज निकाल लिया है। यही क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे कि पहला टाइम बेसिस पे कि हमने 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स को टोटल किया। 4 ईयर हैं तो वी हैव टू पुट 4, 54,000 टोटल आ जाता है, उसको डिवाइड किया 4 से तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 13,500। अब जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, सपोज वो 3 मंथ्स पार्टनर रहा है तो 3/12 1/3 उसका शेयर है। क्योंकि देखो टाइम बेसिस है तो हम ये टाइम कैलकुलेट करते हैं कि वो इस ईयर में कितने महीने तक वो अलाइव था, कितने मंथ्स तक वो जी रहा था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। 13,500 का 3/12 आपका उसके मंथ के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आया, कितना होने चाहिए था, फिर उसमें से उसका शेयर कितना है। सपोज वो 1/3 का पार्टनर का था तो 1/3 1125। Now journal entry is to be passed. Profit and loss appropriation account to deceased partner, or you can say profit and loss suspense word भी इसको बोल सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू उस जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट। अब इसी का सेकंड मेथड है ऑन सेल बेसिस। सेल बेसिस में क्या है कि वी हैव टू इग्नोर टाइम पीरियड। इसमें हमने टाइम पीरियड को इग्नोर करना होता है। डजेंट मैटर कि वो इस साल में कितने महीने पार्टनर रहा है। हमने क्या करना है कि लास्ट ईयर में हमारी जो फर्म है उसकी सेल कितनी थी, उस पर प्रॉफिट कितना था, उसका प्रपोर्शनेट प्रॉफिट इस साल की सेल के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लेते हो। सपोज आपके लास्ट ईयर की जो सेल थी वो थी 6 लाख, प्रॉफिट उस पर था 30,000। इस साल जब पार्टनर की डेथ होती है उस साल का प्रॉफिट है और उस साल की सेल होगी, ये सेल नहीं, इसको प्रॉफिट की जगह आप बोलोगे सेल। तो उसका पार्ट कितना हो जाएगा कि अगर सेल आपकी 6 लाख है तो प्रॉफिट 30 है, और अगर आपकी सेल 240 है तो प्रॉफिट कितना होगा 12,000। ये तो आपको आता है ना, ये तो मैथ्स के बेसिक से क्वेश्चन है, क्लास 6 7th में ही हम लोग ये कर लेते हैं। 12,000 रुपीज़ आपका उसका शेयर आ जाता है, सॉरी अब तक का प्रॉफिट आ जाता है। उस 12,000 में से उसका पार्टनर का शेयर मान लो 1/6 है तो 1/6 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना हो गया 2,000 रुपीज़। इसमें हमने टाइम पीरियड को इग्नोर करना है। क्या किया, पहले प्रपोर्शनेट करके प्रॉफिट निकाला, देन उसका शेयर निकाला, और एंट्री सेम होगी वही, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 9, जर्नल एंट्री of share forfeiture when shares have been issued at par at premium। आपने forfeiture की एंट्री देनी है अगर शेयर्स को हमने एट पार पे इशू किया और एट प्रीमियम पे। when shares issued at par तो अब आपने जर्नल एंट्री कैसे करनी है, शेयर कैपिटल डेबिट। ऑलवेज देखो जब भी हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन टाइम है, चाहे अलॉटमेंट, चाहे फर्स्ट कॉल, चाहे फाइनल कॉल, हर एंट्री में हम लोगों ने शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना होता है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, शेयर कैपिटल डेबिट, क्योंकि आप एक तरह से शेयर्स को वापस ले रहे हैं उनसे। जितना भी पैसा, शेयर फॉरफीचर का मतलब होता है कि इफ़ अ शेयर होल्डर्स इज फेल टू मेक द पेमेंट ऑफ कॉल मनी और अलॉटमेंट मनी, देन कंपनी हैज़ राइट कि कंपनी हैज़ टू इन्फॉर्म ऑल द शेयर होल्डर्स या डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स एंड टू give notice also कि with certain period of time they have to make the payment. If shareholders fails to make the payment then company can forfeit the shares, कि कंपनी उन शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है और जितना भी कॉल मनी अभी तक उन्होंने अलॉटमेंट एप्लीकेशन वट एवर दे हैव पेड उनको कंपनी जब्त कर लेती है उस पैसे को। तो अब हमने वही फॉरफीचर करना है कि किस तरह से एंट्री की जाती है, शेयर कैपिटल डेबिट। अब फर्स्ट देखो याद करने के लिए, शेयर अलॉटमेंट जिस पे पैसा नहीं दिया उसको क्रेडिट करो, शेयर फर्स्ट कॉल मान लो किसी भी कॉल पे नहीं दिया उसको क्रेडिट किया, और जिस पैसे को दे देती है शेयर होल्डर्स दे देते हैं उसको आपने
शेयर फोर फीचर अकाउंट में क्रेडिट करना है। एक बार देखो विद एग्जाम्पल कि सपोज एक पर्सन है जिसके पास 10 रुपीज़ वाले 100 शेयर्स हैं और वो एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़ आपको दे चुका है, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज़ नहीं दिए हैं और कंपनी उसके शेयर्स को जब्त कर लेती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना भी पैसा आपने कॉल किया है, कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, 10 रुपीज़ थे, 10 रुपीज़ आपने मंगाए हैं, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई शेयर कैपिटल विद दैट अमाउंट, 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 है। और यहाँ पे अगर देखो कॉल्ड अप है, मान लो कि 10 रुपीज़ थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी है, मान लो यहाँ पे कॉल्ड अप क्या है 7, तो आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 10 पूरे कॉल्ड अप होते तो आप किससे करते, 10 से। अब क्वेश्चन में क्लियर कट इंडिकेशन है कि 7 है तो आपने 7 कॉल्ड अप दिखाना है। शेयर कैपिटल डेबिट 7 से, 100 इंटू 7। शेयर कॉल 2 रुपीज़ की कॉल नहीं मिली आपको और 5 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट के मिल चुके हैं, वो आपने 4 फीचर में क्रेडिट कर दिए, तो 500 रुपीज़, 5000 रुपीज़ इसमें आ जाते हैं, 200 आपके ये 500 है, सॉरी 1000 नहीं है। नेक्स्ट है कि व्हेन शेयर्स इशूड एट पार, वो हमने कर लिया। एट पार में क्या किया, जितनी कॉल्ड अप कैपिटल है दैट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप अगर क्वेश्चन में रेट जो शेयर की फेस वैल्यू है दैट इज़ 10 रुपीज़, लेकिन कॉल्ड अप 7 है तो 100 शेयर हमने 7 से मल्टीप्लाई किए और उनमें से 2 रुपीज़ आपको नहीं मिले थे। आपको क्या हुआ था, 3 और 2 5 रुपीज़ मिल चुके थे, 2 रुपीज़ नहीं मिले तो 2 रुपीज़ कॉल में क्रेडिट किया और 5 रुपीज़ मिल गए थे, वो शेयर फॉर फीचर में आपने डेबिट करना है। उसके बाद है व्हेन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, अगर आपने उन ऐसे शेयर्स जिनको प्रीमियम पे इशू किया है, तो प्रीमियम पे इशू करने पर 2 केसेस होते हैं, व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज़ रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड। जब आपको प्रीमियम की अमाउंट रिसीव हो चुकी है, कि ऐसे शेयर्स जिन पे आपको प्रीमियम ड्यू था, बिकॉज ऑलमोस्ट जो टाइम होता है, ऑलमोस्ट टाइम्स कि जो अलॉटमेंट है वो ऑलवेज अलॉटमेंट प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ ड्यू होती है। तो अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया इट मीन्स आपको प्रीमियम मिल गया है, तो सेम आपने एंट्री करनी है जो एट पार वाली एंट्री होती है, बिल्कुल उसी तरीके से। सेकंड केस बनता है कि अगर आपको जो प्रीमियम है अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुआ है, तो आपने क्या किया है, सॉरी सिक्योरिटी जो प्रीमियम होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम को जब हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो उसको क्रेडिट किया जाता है। अब आपने क्या करना है, प्रीमियम नहीं मिला तो शेयर कैपिटल के साथ साथ आपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना होता है। और इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, देखो शेयर कैपिटल डेबिट, जितने आपने कॉल्ड अप कैपिटल है, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट, प्रीमियम भी आपने डेबिट किया। सपोज आपका 12 रुपीज़ का शेयर है जिसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम है, तो 2 रुपीज़ आप सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ डेबिट करोगे और 10 रुपीज़ यहाँ दिखाओगे अगर फुल्ली कॉल्ड अप है। फिर अलॉटमेंट की डिटेल की कितने जो नहीं मिले होते हैं ना, जस्ट मेंशन द नेम, उसका मेंशन कर दो नाम, और जो मिल गया होता है उसको उठा के कहाँ पे आपने पुट कर देना, शेयर फॉर फीचर में। शेयर अलॉटमेंट जितना नहीं मिला, शेयर कॉल जितना नहीं मिला, और शेयर फॉर फीचर में वो पैसा डाल दो जो आपको मिल चुका है। अब एक एग्जाम्पल से समझिए कि मान लो 100 शेयर आपने इशू किए 4 रुपीज़ प्रीमियम पे, आपने उसको इशू एप्लीकेशन सिर्फ 3.50 पैसा उस पर मिल चुका है आपको, 6.5 अलॉटमेंट के जिसमें प्रीमियम ऑलरेडी शामिल है और फाइनल कॉल के 4 रुपये आपको नहीं मिले। अब शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करोगे, पूरे 10 से, क्योंकि पूरा कॉल्ड अप है। सिक्योरिटी प्रीमियम आप कितने से डेबिट करोगे, 4 से, 4 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम के। प्रीमियम अगर नहीं मिलता है तो आपने प्रीमियम को भी डेबिट करना है। उसके बाद उसकी डिटेल, यू हैव टू एक्सप्लेन 14 रुपीज़ नाउ, कि आपके जो 14 रुपीज़ हैं वो कहाँ गए। शेयर अलॉटमेंट के सामने 100 को मल्टीप्लाई, 100 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर रखा है 6.5 से, क्योंकि अलॉटमेंट क्या है 6.5, जिसमें 4 रुपीज़ प्रीमियम के शामिल हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है आपकी 4 रुपीज़ की, वो नाम लिख दिया, जो नाम मेंशन सिर्फ उसका किया जो नहीं मिला है, और शेयर 4 फीचर में कितने डाल दिए, सिर्फ और सिर्फ आपको एप्लीकेशन मिली है तो वो 4 फीचर में आपने डाल दिया और नंबर ऑफ शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से आपने एंट्री करनी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलवेज कौन प्रिपेयर करता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर एनपीओज। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के चैप्टर में से है ये क्वेश्चन कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जिस तरह से जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करती हैं, ठीक उसी तरीके से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। और ये कैसा अकाउंट होता है? एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और एनपीओ के इस अकाउंट के द्वारा इनकम और एक्सपेंडिचर के थ्रू वी कैन कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस मीन्स अगर आपका प्रॉफिट है तो यहाँ पर सरप्लस बोला जाता है, लॉस है तो डेफिसिट। ये सरप्लस और डेफिसिट को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन आप बताइए जो इंडियन एक्ट है भारतीय साझेदारी अधिनियम के अकॉर्डिंग, कि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन दोज पर्सन्स हु आर रेडी टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय वन और ऑल। कि पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट है जिस ऐसे बिजनेस को चलाने के लिए पार्टनर्स तैयार हुए हैं जो या तो उनमें से एक के द्वारा चलाया जाएगा या उनकी तरफ से कोई एक चलाएगा या सभी मिलकर उस बिजनेस को चलाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल ये सेकंड चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। गुडविल से आशय है किसी फर्म के द्वारा मेहनत से कमाई गई रेपुटेशन है जो ओनर ने, जो उस बिजनेस के मालिक ने मेहनत और ईमानदारी से अर्न की है। और डेफिनेशन में हम या ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गुडविल इज नथिंग देन द पॉसिबिलिटी दैट ऑल कस्टमर्स चूज ओल्ड प्लेस। कि पुराने कस्टमर हमेशा पुराने ही स्थान को चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो उस बिज़नेस की सर्विसेज से सेटिस्फाई होते हैं और बार बार वहीं से सेल परचेज या सामान खरीदना बेचना चाहते हैं। ये होती है गुडविल। की मार्केट में आपकी क्या इमेज है, बिजनेस में क्या इमेज है आपकी, वो होता है गुडविल। और गुडविल के थ्रू ही एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के सक्षम होता है। लास्ट क्वेश्चन, 4 items to be credited in legal representative account of deceased partner. This question is being taken from retirement और death of a partner। 5th चैप्टर का क्वेश्चन है कि जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में आप कौन से बैलेंसेस ट्रांसफ़र करते हो। 4 मार्क का क्वेश्चन कई बार आ जाता है ये क्या एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में कि वी हैव टू राइट द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, नथिंग एल्स। कि क्रेडिट साइड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है वही पार्टनर को मिलेगा। कि जैसे एक रिटायरमेंट पार्टनर को राइट है अपनी कैपिटल, अपना गुडविल का शेयर लेने का, ठीक उसी तरीके से जो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या क्या अमाउंट मिलेंगी। फर्स्ट है कैपिटल, कि जो पार्टनर की डेथ हुई है जिस डेट तक वो पार्टनर रहा है उस डेट का कैपिटल का बैलेंस। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जितने टाइम तक वो पार्टनर रहा है अगर पार्टनरशिप में इंक्लूड है पहले से ये प्रोविज़न है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है तो अकॉर्डिंग टू दैट उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट। उसके बाद गुडविल, कि फर्म में जितनी गुडविल थी डिजीज पार्टनर का उसका शेयर। अगर फर्म ने रिवैल्यूएशन कराया है असेट और लायबिलिटीज़ का तो रिवैल्यूएशन से जितना भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में उसका शेयर। और प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस के हैं जितना उसका भी शेयर उसको मिलने का पूरा राइट है। तो दीज 4 items टू बी क्रेडिटेड इन डिजीज पार्टनर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। Now the question is accounting treatment of goodwill at the time of retirement of a partner। कि जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर होकर जाता है तो उसको गुडविल का शेयर मिलेगा। सेम एज कि जब भी पार्टनर नया कोई एडमिट होता है फर्म में ही हैज़ टू ब्रिंग गुडविल
बिकॉज वो फ्यूचर में प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करेगा, तो बाकी जो पार्टनर्स हैं, ओल्ड या रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं, वो अपने प्रॉफिट हिस्से को सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए. सेम विद रिटायरिंग पार्टनर. एज द पार्टनर इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म, देन द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग पार्टनर्स, और उनका जो प्रॉफिट शेयर है दैट इज़ टू बी इंक्रीज्ड, वो बढ़ जाता है. इसीलिए रिटायरिंग और या फिर पार्टनर की डेथ होती है, वो अपने शेयर की गुडविल लेकर जाएगा, क्योंकि गुडविल जितनी भी अर्न की गई है इट इज़ बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स. और क्योंकि जो पार्टनर की जिसकी डेथ हो रही है ही इज़ नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स, इसीलिए उसको कंपनसेशन की फॉर्म में गुडविल दी जाती है, और ये गुडविल ऑलवेज दी जाती है इन गेनिंग रेशो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग गुडविल को बुक्स में तभी दिखाया जा सकता है जबकि उसकी कंसिड्रेशन में कोई वैल्यू आपने पे की हो. लेकिन रिटायरमेंट और डेथ के टाइम में गुडविल सिर्फ एडजस्ट की जाती है विद द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स. की कैपिटल अकाउंट्स होते हैं जो पार्टनर्स के, वो एडजस्ट किए जाते हैं सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो में. जो गेनिंग रेशो उसमें उस पार्टनर को मिलेगी, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर्स के जो शेयर हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, उस रेशो में पार्टनर्स को गुडविल दे दी जाती है. जर्नल एंट्री क्या है? कंटिन्यूइंग और यू कैन से रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर. इसका सेकेंड लॉजिक क्या है कि रिटायरिंग पार्टनर की क्रेडिट इसलिए होती है क्योंकि जो जा रहा है या जिसको भी कैपिटल में इंक्रीज हो रही है जिसकी कैपिटल, उसका कैपिटल शेयर ऑलवेज बढ़ता है, और जिसका डिक्रीज हो रहा है उसकी कैपिटल डेबिट होती है. तो वंस अगेन वी हैव टू डू दिस एंट्री इन गेनिंग रेशो. एंड व्हाट इज द एंट्री? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. कैन अ कंपनी इशू शेयर्स एट डिस्काउंट? कि क्या एक कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है या नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज शेयर इशूड एट डिस्काउंट. कि जब एक कंपनी, व्हेन अ कंपनी इशूइंग देयर शेयर्स लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, कि जब एक कंपनी शेयर्स को फेस वैल्यू से कम पे इशू करती है तो इट इज कॉल्ड शेयर इशूड एट discount. If the face value of the share is rupees 10 and company is issuing that share at rupees 8, it means the difference of 2 rupees called discount. But now we are going to clarify कि company can issue shares at discount or not. So the question is for issuing at the discount, then the answer is no. कि according to Companies Act 2013 section 53 कि कंपनी कांट इशू देयर शेयर्स एट डिस्काउंट, कि कंपनी इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पर अब इशू नहीं कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरफीचर ऑफ शेयर. वी हैव टू एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. कि इफ एनी शेयर होल्डर्स फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और एनी कॉल मनी, देन कंपनी हैज़ राइट टू फॉरफिट देयर शेयर्स. कि अगर कोई शेयर होल्डर्स कंपनी की अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल किसी भी कॉल मनी को पेमेंट नहीं कर पाता है, एंड आफ्टर गेटिंग द प्रॉपर नोटिस ऑफ द कंपनी उनको प्रॉपर नोटिस भी दे देती है, उसके बाद भी अगर नहीं पे करता है तो कंपनी हैज़ राइट टू फॉरफिट. कंपनी को उन शेयर्स को जब्त करने का पूरा अधिकार है. एंड फॉर दैट पर्पज़ अ शेयर होल्डर्स, कि इस पर्पज़ के लिए एक शेयर होल्डर ने जितनी भी अमाउंट पे की है आइदर ऑन अलॉटमेंट और एप्लीकेशन, जितना भी पैसा अब तक उसने कंप्लीट दिया है उस पैसे को कंपनी जब्त कर सकती है और इस पैसे को कंपनी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देती है. सो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिवेंचर. ये डिबेंचर वाले चैप्टर में से है और लॉन्ग क्वेश्चन आता है 6 मार्क का. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टाइप्स ऑफ डिबेंचर, इवन यू कैन learn the name only and then you can easily explain. First is secured debenture. Secured debenture, सुरक्षित ऋणपत्र. All those type of debentures for which company has secured the or company has mortgaged the assets. कि ऐसे सभी debentures जिनके इशू करते टाइम कंपनी ने assets को, अपनी कंपनी की assets को या अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखा हुआ है, बंधक रखा हुआ है, वो डिबेंचर्स हैं सिक्योर्ड. सिक्योर्ड डिबेंचर्स की दे कैन
रियलाइज़ देयर मनी, कि वो अपने पैसे को, अपने लोन को, अपने डिबेंचर्स की जो अमाउंट है उसको रिकवर कर सकते हैं। इफ़ कंपनी मेक्स टू फेल द पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, सो दे कैन रिकवर देयर अमाउंट आफ्टर सेलिंग आउट द प्रॉपर्टी मॉर्गेज बाय द कंपनी। कंपनी ने जो असेट गिरवी रखी है उनको बेच के वो अपने पैसा रियलाइज़ कर सकते हैं। Next type is unsecured debentures. What are unsecured debentures? Unsecured debentures, all those type of debenture for these company has not mortgage any asset. कंपनी ने जिसके लिए कोई भी असेट को गिरवी नहीं रखा गया है वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं। एंड दीज टाइप ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट इन ट्रेंड इन इंडिया। इंडिया में इस तरह के जो डिबेंचर्स हैं वो इशू नहीं किए जाते हैं, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू सिक्योर अबाउट द पेमेंट ऑफ देयर डिबेंचर्स, की हर एक सिक्योर होना चाहता है कि उनका जो पैसा है वो उन्हें वापस मिलेगा या फिर नहीं। तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं कि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है एंड इफ़ कंपनी फेल्स टू मेक द पेमेंट, तो यू कांट गेट एनीथिंग, आपको कुछ भी पैसा या कुछ भी अमाउंट रियलाइज नहीं होगा। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और ऐसे टाइप के डिबेंचर्स जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज है और ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, वो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कहलाते हैं। कि ऐसे सभी डिबेंचर होल्डर्स जिनकी इन्फॉर्मेशन कंपनी के, जिनका नाम एड्रेस कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है, एंड ओनली दैट पर्सन इज ऑथराइज्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन दोज टाइप ऑफ डिबेंचर्स whose name is written over in the register of debentures. These type of debenture holders are called registered debenture holders. कि वो freely अपने debentures को किसी को भी transfer नहीं कर सकते। They have to get the consent of company for transferring their debentures. Next is bearer debentures. Bearer वाहक डिबेंचर्स या घूमने वाले, all those types of debentures whose details are not mentioned in the register of the company. Those type of debentures called bearer debentures. They can easily transfer their debentures. They can sell their debentures to next party without getting the consent of company. And they can get, the person who's carrying the certificate of that debentures can get the interest for company. Sixth type of debenture is redeemable. Fifth is redeemable debentures. Redeemable debentures means those type of debenture who can get their amount within the lifetime of the company. कि ऐसे सभी डिबेंचर्स जिनका पैसा है या जिनका जो कैपिटल है वो भुगतान कर दी जाती है कंपनी के लाइफ टाइम में। नेक्स्ट इज irredeemable debentures. All those type of debentures they can get back their amount after the winding up of the company. जब कंपनी बंद हो जाती है उसके बाद जिन्हें पैसा वापस मिलता है वो होते हैं irredeemable debentures. नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. कन्वर्टेबल और यू कैन से परिवर्तनीय, जिनको चेंज किया जा सकता है. दोज टाइप ऑफ डिबेंचर्स हु एंजॉयज द राइट for converting their debentures after certain period of time in shares or other type of securities. कि ऐसे सभी डिबेंचर होल्डर्स जिनको ये ऑप्शन दिया जाता है या जिनको ये राइट दिया जाता है कि एक निश्चित समय के बाद मीन्स 3 years के बाद जो लॉक इन पीरियड होता है उसके बाद वो चेंज कर सकते हैं अदर टाइप ऑफ डिबेंचर्स में या शेयर्स में. नॉन कन्वर्टेबल जिनको चेंज नहीं कर सकते, दोज टाइप डिबेंचर्स हु डोंट हैव राइट टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर्स इन अदर टाइप ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, कि जिनको ये अधिकार नहीं है जो अपने डिबेंचर्स को चेंज करा सकें, वो होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. नाउ लेट्स मूव फॉर टुडे रीजन ऑफ चेंजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज कि फिक्स कैपिटल अकाउंट होते हैं उसमें चेंजमेंट का कारण क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द फिक्स कैपिटल अकाउंट. फिक्स कैपिटल अकाउंट कि व्हेन द पार्टनर्स डोंट वांट टू चेंज देयर कैपिटल अकाउंट विद द ट्रांजेक्शन्स ऑफ करंट ईयर, कि करंट ईयर की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं अगर पार्टनर्स ये चाहते हैं कि उनमें चेंज ना हो, तो फॉर दैट पर्पज़ पार्टनरशिप हैज़ टू ओपन 2 accounts इंस्टेड ऑफ 1. फर्स्ट फॉर कैपिटल एंड सेकेंड फॉर current, all transactions of current year current account. So we are talking about कि fixed capital account में कैसे change होता है. If a partner introduce further capital
एंड इफ़ अ पार्टनर विड्रॉ सम अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस, अगर बिजनेस से वो कुछ पैसे निकाल लेता है, तो हेयर आर टू हार्ड एंड फास्ट रीजन ऑफ चेंजमेंट इन फिक्स कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट इज फर्दर कैपिटल, फ्रेश कैपिटल यू कैन से, और ड्राइंग करने से. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, गिव एनी टू नेम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो लेट मी क्लियर you one thing. What are the financial statements? Financial statements are those statements which represent the financial position, or you can say economic position of the business, is called financial statement. For that purpose, balance sheet or trading and profit and loss account are. Question number 26 is oversubscription of shares. What is oversubscription of shares? हिंदी में इसको बोलते हैं अति अभिदान. अति अभिदान क्या है कि जनरली ऐसा होता है कि एक वेल नोन कंपनी है जिसका नेम फेम बहुत ज़्यादा है मार्केट में, अच्छी रेपुटेशन है, अच्छी गुडविल है, तो ऐसी फाइनेंशियल कंपनी जिसकी फाइनेंशियली पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिक पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है पब्लिक से उनके पास उससे ज़्यादा खरीदने के लिए एप्लीकेशंस आ जाती है. सपोज you want to issue only 1 lakh shares, but public applied for 1,50,000 shares. So the difference of 1 and 50,000 is ओवर सब्सक्रिप्शन. तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि जब एक कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है पब्लिक से उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आ जाती, बट कंपनी कैन अलॉट ओनली 1 लाख शेयर्स. की कंपनी कितने देगी? सिर्फ उन 1 लाख को ही दे सकती है, क्योंकि वो पब्लिक से जो पैसा चाहती है, फाइनेंस जो चाहती है, वो चाहती है सिर्फ 1 लाख शेयर्स, ना कि 150. तो उस कंडीशन को ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है. एट दैट टाइम कंपनी क्या करती है? प्रो राटा अलॉटमेंट, कि वो 150 में से क्लियर कट 50,000 को मना नहीं करती है, कुछ ऐसे करती है कि 50,000 को कुछ दे दिया, 40,000 को कम दे दिए, 30 को कुछ दे दिया, कुछ को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया. उसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट. इनमें से कुछ शेयर्स ऐसे होल्डर्स ऐसे होंगे जिनको कुछ भी शेयर नहीं मिलते, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कुछ पैसा कम मिलता है. तो जिन शेयर होल्डर्स का पैसा, या शेयर होल्डर्स तो नहीं, उनको इन्वेस्टर ही बोलेंगे क्योंकि अभी तक कंपनी ने उनको अलॉट नहीं किया है, तो जिनको पैसा वापस कर देती है उसके लिए आप जर्नल एंट्री बनाते हो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक. जैसे रिसीव टाइम क्या होती है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इसके उल्टे. लेकिन जब वापस करोगे तो बैंक बैलेंस कम होगा, तो बैंक क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक. और जिन एप्लीकेंट्स को आपने कम शेयर अलॉट किए हैं उनका जो एक्सेस जो अमाउंट है दैट इज़ टू बी एडजस्ट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. उसको अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट करेंगे, वही पैसा अलॉटमेंट से उनके अलॉटमेंट के टाइम उनसे मंगाया नहीं जाएगा. तो उनके एक्सेस मनी को एप्लीकेशन वाले पैसे को कहाँ डाल देंगे? शेयर अलॉटमेंट पे. फॉर दैट पर्पज एंट्री वुड बी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. कि शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करना क्या होता है? व्हेन अ कंपनी इशूड देयर शेयर्स मोर देन द फेस वैल्यू. जब एक कंपनी अपने शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करती है, देन इट इज़ कॉल्ड premium. Suppose the share face value is 10 rupees and company is going to issue that share at rupees 12. Then the difference of 2 rupees is called premium. और प्रीमियम क्या है? एक कैपिटल नेचर का, एक कैपिटल रिवेन्यू है, सॉरी कैपिटल बेनिफिट है. तो डेली रूटीन की ये ट्रांजैक्शन नहीं है. कंपनी शेयर इशू करती है तो बहुत लंबे टाइम के लिए ये इशू किए जाते हैं, तो जो भी बेनिफिट होगा वो कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में. प्रीमियम पे इशू करने की एंट्री क्या होती है? अगर आप एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम को ड्यू करो तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन जितना एक्स्ट्रा पैसा है, सपोज आपका 100 शेयर है, 100 पे 10 फेस वैल्यू है, लेकिन आप 12 में इशू कर रहे हो तो 100 × 12 बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. और जब उसको ट्रांसफ़र एंट्री में करोगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट 12 रुपीज़ टू शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 10 जितने भी शेयर्स हैं, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने से मल्टीप्लाई करोगे? उसको 2 से. और सिक्योरिटी रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व क्योंकि कैपिटल नेचर का बेनिफिट है, ऐसी ट्रांजैक्शन है जो बार बार नहीं होती है, इसीलिए इसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? कैपिटल रिजर्व में. और बैलेंस शीट में आप इसको लायबिलिटी साइड दिखाते हो.
नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, 6 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन ऑलवेज आता है, 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके में आता है. सो लिसन केयरफुली. सिंकिंग फंड मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कि डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए सिंकिंग फंड मेथड क्या है. बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी हैज़ टू रिडीम डिबेंचर्स, कि कंपनी को जिस टाइम भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं उससे निश्चित समय के बाद इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड कि आपने आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 15 ईयर या 20 ईयर्स कितने साल बाद इन डिबेंचर्स को रिडीम करना है और किन कंडीशंस पे आपने रिडीम करना है, एट पार पे, एट प्रीमियम पे. ये सारी जो कंडीशंस होती हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं. और डिबेंचर्स आर इशूड इन अ ह्यूज अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट में डिबेंचर इशू किए जाते हैं कंपनीज़ के. करोड़ों की जो अमाउंट होती है उसमें डीलिंग्स होती हैं. तो इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल और नॉट फिजिबल फॉर अ कंपनी टू कलेक्ट अ बिग सम, एक इतनी बड़ी अमाउंट को एक ही बारी में कलेक्ट करना. तो इट्स बेटर फॉर द कंपनीज टू क्रिएट अ रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, एंड दिस टाइप ऑफ रिजर्व इज कॉल्ड सिंकिंग फंड. और सिंकिंग फंड रिजर्व क्रिएट करके उसमें से कंपनी पैसा डिबेंचर्स को वापस कर सकती है. एंड नाउ द सेकेंड पार्ट, कि व्हाट अ कंपनी हैज़ टू डू फ्रॉम दैट अमाउंट, इस अमाउंट से कंपनी क्या करती है. सो देयर आर 2 ऑप्शंस, कि ईदर कंपनी कैन इन्वेस्ट दैट सिंकिंग फंड अमाउंट इनटू स्टॉक और कंपनीज असेट. कि कंपनी के पास एक ऑप्शन तो ये रहता है कि कंपनी उस पैसे को कंपनी की असेट खरीदने में यूज़ कर सकती है. एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ दैट कि कंपनी कैन इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी, और यू कैन से आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, कि कंपनी उस पैसे को बाहर इन्वेस्ट भी कर सकती है किसी अदर कंपनी के शेयर और डिबेंचर्स को खरीद कर. इफ़ कंपनी इन्वेस्ट दिस अमाउंट इनटू असेट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के उसमें पैसे फंस के रह जाते हैं, वो अमाउंट एक तरह से स्टक हो जाती है. एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन इट्स नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट और टू गेट कंप्लीट अमाउंट फ्रॉम द असेट, क्योंकि असेट जो आपने परचेज कर ली है ना, उनको सेल करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि उतना ही पैसा आपको मिल जाए. इसीलिए कंपनी प्रेफर टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन आउटसाइड सिक्योरिटीज़. और इन सिक्योरिटीज से ईच एंड एवरी ईयर कंपनी इज गोइंग टू गेट इंटरेस्ट ऑफ फ्रॉम दैट सिक्योरिटीज, एंड कंपनी री इन्वेस्ट दैट अमाउंट ऑल्सो विद द इंस्टॉलमेंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व और सिंकिंग फंड. उस रिजर्व में पैसा डालेगी और साथ साथ इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिल रहा है उन दोनों को वो री इन्वेस्ट कर देगी. फॉर आफ्टर दिस कंपनी इज ईजीली कलेक्ट दैट अमाउंट, उस पैसे को कंपनी इकट्ठा कर सकती है, क्योंकि एक तो हर साल के वो प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा रही है और दूसरा उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, उस इंटरेस्ट को भी वो री इन्वेस्ट करती रहती है. अब आपने अकाउंटिंग मेथड किस तरह से, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, जर्नल एंट्रीज कैसे बनानी है, वो हम सीखेंगे. द वेरी फर्स्ट एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग दैट अमाउंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू सिंकिंग फंड. Surplus of statement of profit and loss to sinking fund. If you will invest that amount outside the business, then sinking fund investment to bank. फंड वर्ड तभी यूज़ किया जाता है जब उस पैसे को हम कहीं बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं. तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट असेट होगी, परचेज कर रहे हो तो आपका बैंक कम हो रहा है, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक. सेकेंड ईयर और आने वाले अपकमिंग जितने भी ईयर्स हैं उसमें ये एंट्री हर किसी ईयर में होगी कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा. बैंक टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट. फिर उस इंटरेस्ट को आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, दोबारा से सिंकिंग फंड में, कि इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड. फिर हर साल की जो आपकी किस्त है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो सेम एंट्री. फिर इन्वेस्टमेंट परचेज करने की. उसके बाद लास्ट ईयर में आप क्या करेंगे, आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा लास्ट ईयर भी उस इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में डालेंगे और सिंकिंग फंड से जो वार्षिक किस्त है वो डाली. लेकिन लास्ट ईयर में क्या करते हैं, हम उसको सेल कर देते हैं, री इन्वेस्ट नहीं करते. तो इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट. और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा इज टू बी ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड. फिर डिबेंचर्स को ड्यू करने पे डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स,
और पेमेंट करने पर डिवेंचर होल्डर टू बैंक। लास्ट का ये फिनोमिना रहता है हर एक में कि जितना भी आपने रिजर्व बनाया था, जितना भी सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया था, वो सारा का सारा बैलेंस कहाँ जाता है कि जनरल रिजर्व में। और इन्वेस्टमेंट को सेल करने के बाद कुछ प्रॉफिट हुआ है तो वो जाता है कैपिटल रिजर्व में। The question we have started in last video, meaning and difference between sacrificing and gaining ratio. We have explained meaning of both ratios in last video, and now the difference. First of all, prepare a proper format for differentiating the items. कि कोई भी आपको से difference पूछ रहा है तो format उसको proper आप show कीजिए. Like this कि first of all you have to mention serial number, then basis of difference, and then terms of to be differentiate. First is sacrificing ratio. First base of difference we can take calculation time. So sacrificing ratio is to be calculated at the time of admission of a new partner. कि नया पार्टनर फॉर्म में जब आता है उस टाइम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है. टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग गेनिंग रेशियो इज एट द डेथ और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर. कि पार्टनर की डेथ के टाइम, एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, जब एक पार्टनर की डेथ होती है या फर्म को वो छोड़कर जाता है तब निकाला जाता है गेनिंग रेशियो. सेकेंड बेस ऑफ डिफरेंस वी कैन टेक रूल और फॉर्मूला. सो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो एंड माइनस न्यू रेशियो. कि ओल्ड रेशियो में से हम न्यू रेशियो को डिसाइड माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे. नेक्स्ट फॉर गेनिंग रेशियो वी हैव टू टेक न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. नेक्स्ट इज पर्पज और ऑब्जेक्टिव फॉर कैलकुलेटिंग द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. और जितनी भी गुडविल नया पार्टनर लेके आता है वो पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही उनके अकाउंट में क्रेडिट करनी होती है. गेनिंग रेशियो कि द पार्टनर्स हु इज गेटिंग रिटायर फ्रॉम द फर्म, गुडविल इज टू बी पेड बाय ओल्ड पार्टनर्स और रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो. किस रेशियो में देते हैं वो? गेनिंग रेशियो में उस गुडविल को देते हैं. नेक्स्ट इज मीनिंग. What is sacrificing ratio? Sacrificing ratio means after admitting a new partners, decrease in the profit sharing ratio of old partner, and you can say the part sacrificed by a old partner in favor of new partner. कि एक पुराना पार्टनर नए पार्टनर के लिए अपने प्रॉफिट शेयर के में से जितना भी हिस्सा उसको देता है वो सेक्रीफाइसिंग है. और इससे उल्टा कि पार्टनर के रिटायर होने के कारण या किसी पार्टनर की डेथ होने के कारण द इंक्रीमेंट एंड शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, की पुराने पार्टनर्स और यू कैन से बचे हुए पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो वृद्धि होती है वो होती है गेनिंग रेशियो.